हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमीज HSC सीरीज, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को बोर्ड वाइज। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एटम को अनकवर करने वाले, अनकवर मतलब एकदम डेप्थ में जाने वाले, पूरा डीप में देखेंगे कि एग्जैक्टली एटम क्या होता है, एटम के इनसाइड क्या चीजें होती है। बेसिक चीजें तो आपको सबको पता होगी, मतलब लाइक केमिस्ट्री से या फिर स्कूल से आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होगी। बट ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा एक ये देते हैं, ट्रेलर देते हैं। अभी you know that everything is made up of matter, and if I at the 12th standard if I'm telling you this, then this is a joke for you because you have already heard this a lot. Everything is made up of atom. Like let's say this is the matter I'm talking about and it is made up of atom. अब इसमें से पहली बात तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बना होगा, तो इसमें से मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स चूज किए, मॉलिक्यूल के अंदर गया तो मुझे एटम मिला। मान के चलो ये एटम है। अब ये एटम में एग्जैक्टली क्या होता है? एटम के अंदर होता है समथिंग व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियस, है ना। तो सेंटर में देयर विल बी न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इट देयर विल बी सम ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स इमेजिनरी होते हैं, ऐसा कोई चीज देखने के लिए नहीं अवेलेबल है। यू कैन नॉट सी दिस एक्चुअल पाथ। सो ये इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। मल्टीपल ऑर्बिट्स है, KL, MN, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होता। अभी ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस थोड़ी ना ऐसा स्पेरिकल शेप का होता है। इन रियल लाइफ न्यूक्लियस जो होता है इट इज लाइक दिस। तो ध्यान से देखो, हम लोग जूम इन कर रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस बड़ा हो जा, तो ये न्यूक्लियस को हम लोगों ने बड़ा किया। यू विल नोटिस दैट फ्रॉम आउटसाइड न्यूक्लियस विल अपीयर टू बी स्पेरिकल, बट अगर हम लोग थोड़ा क्लोज देखें तो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। एंड व्हाट आर, अच्छा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं। एंड व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे प्रोटॉन्स, एंड कुछ पार्टिकल्स होंगे जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन्स। टुगेदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे लिव इन द न्यूक्लियस और दे लिव इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसी चीजें कंबाइन करके हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक एटम। अभी सीन क्या होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यहाँ तक की नॉलेज है एंड दे एक्चुअली आर हैप्पी विद इट। सर और इंटरेस्ट में क्या जानना है? अरे जानना है ना, जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। इफ यू गो डीप इनसाइड अ प्रोटॉन, एक्चुअली प्रोटॉन के अंदर भी पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स, तो ये देखो ये होता है क्वार्क्स। पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो सर? मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता सिर्फ? नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी हो सकता है। देन देयर आर सम पार्टिकल नोन एज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। यही सेम पार्टिकल न्यूट्रॉन्स के अंदर भी रहते हैं। तो मतलब ये वेरिएशन और कुछ अलग अलग नाम भी है, बट हम लोग इतना डेप्थ में भी नहीं जा रहे कि आप पूरा क्वांटम फिजिक्स यहीं पे स्टडी करो। बट बोलने का पॉइंट ये है कि प्रोटॉन पे भी स्टोरी खत्म नहीं होता। अरे इतना ही क्या, इन क्वार्क्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो चीजें जैसे दिखती है वैसी है नहीं, एंड यही चीजों को डिस्कवर करने का जो मजा है ना वो इस चैप्टर में है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। यार मजा आ जाता है ये टॉपिक को स्टडी करते वक्त। इवन आप बुक में भी इसको रीड करोगे ना, आपको टर्मिनोलॉजी भी समझेगी ना, तो आपको मजा आ जाएगा। और मुझे सिखाते वक्त भी आपको मजा आने वाला है और आपको पढ़ते वक्त भी मजा आने वाला है। ऐसा खूबसूरत टॉपिक है, मजे की गारंटी पूरे है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी आप बोलने के लिए बोलते हो सर ये सब हमको पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाजू में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है वो होता है, सब पता है सर। न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, सब पता। बट आपको कैसे पता चला? आपको पता चला उसके पीछे किसी ने तो एफर्ट्स लिए होंगे। अरे जो चीज दिख नहीं रही है उसके रिलेटेड प्रेडिक्ट करना मतलब ऑलमोस्ट फेक नहीं जैसा होता है। अभी समझो मेरे को एक चीज नहीं दिख रही और मैं बोल रहा हूं कि बाजू के गैलेक्सी में 10 स्टार है। ऑन व्हाट बेसिस आई कैन आर्ग्यू दिस अनटिल एंड अनलेस आई कैन गिव सफिशिएंट प्रूफ। तो इसके पहले एटम के बारे में जब कुछ नहीं पता था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थियरीज दी, बट मेनी ऑफ दोस थियरीज वेर विथ फ्लॉज। क्योंकि क्यों? सिंपल सी चीज है, आप एक चीज बोलते हो, जरूरी नहीं ना कि वो चीज ट्रू हो, उसमें फॉल्ट्स भी आएंगे। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन किया, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, डाल्टन।
तो डाल्टन ने क्या किया, उसने एक बेसिक चीज बोली, और डाल्टन ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं, ओके। और उसके पहले भी साइंटिस्ट थे, जैसे लिसिपस है, देन हमारे महर्षि कणाद है, जिन्होंने बोला कि सारी चीजें स्मॉल स्मॉल एटम से बनी होती है ना। बट देन सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन जो थे वो किसने निकाले, डाल्टन ने, इन द ईयर 1976 1844। विच ईयर बियर याद रखने की जरूरत नहीं, डाल्टन को रिस्पेक्ट दो, बहुत अच्छा बंदा था, बट ओके। तो उसने ना एटॉमिक थियरी दी, और उसके अकॉर्डिंग थियरी में या फिर उसके एटॉमिक थियरी में उसने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। ये जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। उसने बोला इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, तो जो भी मैटर है, जो भी मैटर जिस पार्टिकल से बना है, फॉर एग्जाम्पल उसने बाद में एटम बोला होगा उसको, तो ये जो एटम है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा बोला उसने। नाम वो टाइम पे दूसरा दिया था, एटम नाम नहीं था, एटम बाद में गिरा है। बट बोलने का पॉइंट ये है कि उसने बोला कि जिससे भी बना है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। देन उसने फिर बोला कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो मतलब अगर समझो हम लोग एक आयन कंसिडर कर रहे हैं, आयन का ब्लॉक, देन द एटम्स विल बी आइडेंटिकल। इफ आई एम कंसिडरिंग वाटर, एटम्स विल बी आइडेंटिकल, मॉलिक्यूल्स H2O आइडेंटिकल, ओके। देन बोलता है कि एटम्स कैन कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को कंबाइन कर दूं, मुझे वाटर मिलता है। ऐसे आप हाइड्रोजन को पी नहीं सकते, ऑक्सीजन को पी नहीं सकते, बट आप H2O कंबाइन करो, आपको लिटरली न्यू प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ये तो उसका करेक्ट था। इवन उसका सेकेंड पोस्टुलेट भी करेक्ट था, थर्ड पोस्टुलेट भी करेक्ट था, जो भी चीजें बोली करेक्ट थी। बट मेरे को प्रॉब्लम इससे है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। क्योंकि आफ्टर फ्यू इयर्स देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज जे थॉमसन। आप इसको जानते होगे इलेक्ट्रॉन का बंदा करके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो ये जो जे थॉमसन था, इन द ईयर 1856 1940 रियलाइज दैट कि अगर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसको हम लोग फेमस, वर्ल्ड फेमस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, if we do that particular experiment, he noticed that actually material कुछ particles को फेंक रहा है जो निगेटिवली चार्ज है। उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला उसने उसको, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो जो डाल्टन ने क्लेम किया था कि दीज आर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, वो तो फेक हो गया। डाल्टन क्या कर रहा है, मतलब फेंक रहा है। फेंक रहा था कि नहीं, सच्ची में फेंक रहा था। फेक ऐसे नहीं बोल सकते, बंदे ने मेहनत की, उसके थियरी में कुछ फ्लॉज होंगे, सबके थियरी में फ्लॉज होता है, नोबडी इज परफेक्ट। तो ये जो फ्लॉज था वो जे थॉमसन ने करेक्ट किया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन। फिर जे थॉमसन ने अपना खुद का मॉडल क्रिएट किया, एंड अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन का मॉडल ही वर्क लाइक दिस। ही सेड कि एट द सेंटर देयर विल बी सम रिजिड स्ट्रक्चर, ओके, एटम के, एंड अबोव दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देयर विल बी एम्बेडेड पार्टिकल्स, ओके। और ये जो एम्बेडेड चीज है उसको उसने इलेक्ट्रॉन बोला। इसीलिए ये जो मॉडल है ना, उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अभी व्हाई एग्जैक्टली वाटरमेलन मॉडल, वो समझो। तो अगर मैं वाटरमेलन की बात करूंगा तो उसमें कैसे होता है, अगर आप वाटरमेलन को कट करोगे तो आपको उसमें सीड्स दिखेंगे ऐसे फंसे हुए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं, वैसे सीड्स होते हैं। दिस वॉज द मॉडल दैट वॉज प्रपोज बाय जे थॉमसन। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल को फेल बताया किसने पता है, द साइंटिस्ट नोन एज अर्नस्ट रुदरफोर्ड। क्या बंदे का नाम था, अर्नस्ट रुदरफोर्ड। किधर गया रुदरफोर्ड, यस। तो रुदरफोर्ड ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। रुदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन निकाले फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन की मदद से उसने क्या किया, उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें बताई एटम के रिलेटेड, ओके। अभी उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ही रियलाइज दैट कि ना, अगर समझो इसको हम लोगों ने वाटरमेलन स्ट्रक्चर की तरह कंसीडर किया। क्या किया, वाटरमेलन स्ट्रक्चर की तरह। और समझो, इमेजिन करो आप यहां से किसी चीज को फेंक के मार रहे हो, मतलब ना ये समझो पत्थर है, और पत्थर आपने वाटरमेलन को फेंक के मारा, तो क्या होना चाहिए। अगर सिंपल सा कंसेप्ट इमेजिन करो, आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन को आपने दूर से पत्थर एकदम ताकत से, एकदम मतलब एकदम जोर से फेंक के मारा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पर्टिकुलर स्टोन विल एक्चुअली पेनिट्रेट दिस पर्टिकुलर वाटरमेलन। ये ट्रू होगा अगर जे थॉमसन का स्ट्रक्चर करेक्ट है। बट जब रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ और नोटिस किया। उसने नोटिस किया कि एक्चुअली जो कुछ पत्थर है ना, वो पेनिट्रेट नहीं करते, वो पत्थर बाउंस बैक करते हैं। नाउ दिस इज वेयर फन बिगेन, ओके। बाउंस बैक करने वाला कंसेप्ट आया ना, तो वहां पे उसको डाउट आया कि यार जे थॉमसन के झोल में, मतलब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में भी झोल है। इलेक्ट्रॉन का लॉजिक टोटली राइट था कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल,
है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसको बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जे थॉमसन का वो कंक्लूजन एकदम करेक्ट था, बट वो ये जो बोला ना कि लाइक एम्बेडेड वगैरह का स्ट्रक्चर, वो रॉन्ग था। तो रुदरफोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में साइंटिस्ट आए, उनके बारे में भी जानेंगे। बट रुदरफोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला अपने दो स्टूडेंट को। स्टूडेंट का नाम था गीजर मार्सडन। ओके, अभी ये जीजर नहीं है, गीजर है, उसका प्रोनाउंसिएशन ही वैसा है। तो ये जो दो बंदे थे जर्मन ने जो दो बंदे थे, उनको किसने बोला एक्सपेरिमेंट करने के लिए? रुदरफोर्ड ने, क्योंकि ये दोनों रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका आइडिया रुदरफोर्ड का था। रुदरफोर्ड ने उनको पूरा गाइड किया एंड कंक्लूजन भी रुदरफोर्ड ने ही निकाला। दैट इज वाई जो कंक्लूजन निकाला वो रुदरफोर्ड के नाम पे क्लेम है, पर जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो दो बंदों के नाम पे, दैट इज गीजर मार्सडन। क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो लिटिल बिट बैक। तो गीजर मार्सडन के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ये जो नेमिंग किया है एंड इनका जो डिस्कवरी किया है कि रेडिएशन 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो रुदरफोर्ड ने ही किया है। तो रुदरफोर्ड ऐसा वैसा छोटा साइंटिस्ट नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। ओके, तो उसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज किया। आफ्टर दैट ही यूज कॉलीमेटर। What exactly is collimator? Collimator is a device that actually straightens the radiation. तो अगर रेडिएशन रैंडम पैटर्न में जाते हैं, आफ्टर पासिंग them through collimator, you can get this straight pattern. After that we have used lead block. अभी lead क्यों वो बताता हूँ। lead प्रॉपरली अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर समझो आप लेड को रखोगे तो ये जो ऊपर से जाने वाले अल्फा पार्टिकल है ना, वो आगे ट्रैवल ही नहीं करेंगे, बिकॉज लेड ब्लॉक विल एब्जॉर्ब देम एंड जो हमें चाहिए उतने ही अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास करेंगे। तो एक सर्टन सेट अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास करने के वास्ते हम लोगों ने क्या किया, उसको अलाउ किया ऐसे। अभी ये जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्राइक होते हैं ऑन गोल्ड फॉइल। अभी ये जो गोल्ड फॉइल है ना, ये गोल्ड फॉइल बना हुआ है यू कुड से बहुत थिन गोल्ड से। इट्स लाइक गोल्ड का शीट निकाला और उस गोल्ड के शीट को हम लोगों ने ऐसा थिन शेप में कंसिडर किया। अब ये कितना थिन है पता है? इफ यू एक्चुअली कुड सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक या दो एटम का लेयर मिलेगा। मतलब ऊपर नीचे एटम होंगे बट थिकनेस वाइज एक ही एटम का लेयर आपको मिलेगा। इतना थिन गोल्ड लेयर बनाया है। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेनेवर दीज रेज मूव। तो ना नॉर्मल केस में अगर जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट होता तो जितने भी अल्फा रेडिएशन भेज रहे हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हेवी है, ओके, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल आप भेज रहे हो वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे जाने चाहिए थे। मतलब जैसे मैंने शो किया है ना, वैसे एज इट इज जाने चाहिए थे। बट रुदरफोर्ड और गीजर मार्सडन ने कुछ और नोटिस किया। व्हाट दे नोटिस ना, कि इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल है जो, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट ही जाते हैं, बट कुछ अल्फा पार्टिकल है जो डिविएट होते हैं एट सम एंगल। बट डिविएट होना मतलब अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ना एंड ओरिजिनल पाथ छोड़ के न्यू पाथ पे चला जाना। सेकेंड चीज है 1 in 8,000। तो समझो अगर 8,000, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, एक्यूरेट डेटा नहीं है। 1 in 8,000 पार्टिकल एक्चुअली रिवर्ट बैक, एग्जैक्टली जैसा गया वैसा जाएगा। और बहुत लो परसेंटेज में कुछ पार्टिकल 190 डिग्री से ज्यादा एंगल क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप समझो ये पार्टिकल लिया तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कर रहा है, कुछ एक्यूट एंगल कर रहा है। इफ यू कंसिडर दिस, इट इज क्रिएटिंग ऑब्ट्यूज एंगल। तो मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल पे बहुत कम पार्टिकल निकलते हैं और 1 in 8,000 दैट इज वेरी वेरी रेयर। बट एक पार्टिकल एग्जैक्टली रिवर्ट बैक मारता है खुद को। अभी यहाँ पे सस्पिशंस अराइज हुआ, जे थॉमसन का मॉडल तो ट्रू नहीं है, क्योंकि जे थॉमसन का ट्रू होता तो सारे आर पार होते, तो ये रिटर्न कैसे आ रहा है? तो ना रुदरफोर्ड के दिमाग में एक, मतलब उसके दिमाग में कुछ चमका। ही वॉज लाइक, अरे अगर समझो मैं एक बॉल लेता हूं एंड इफ आई थ्रो दैट पर्टिकुलर बॉल टू समथिंग लाइक लेस डेंस मीडियम, या फिर ऐसे कुछ चीज के ऊपर फेंकता हूं जो डेंस नहीं है, तो बॉल रिटर्न नहीं आएगा। बॉल या तो उसको पेनिट्रेट करेगा, जैसे पानी ले लो, जब पानी के अंदर अगर मैंने बॉल फेंका तो बॉल बाउंस थोड़ी होता है, पानी के अंदर तो डूबता है या फिर पानी के ऊपर रहता है। बट इफ यू यूज द सेम बॉल एंड इफ यू स्ट्राइक इट ऑन अ डेंसर वॉल, क्या होता है? बॉल बाउंस होता है। दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर बाउंस हुआ वो क्या होना चाहिए?
वो मोर एंड मोर डेंस होना चाहिए। तो उसका थियरी बना। एंड इफ यू रिकॉल क्या सिखाया था मैंने, इसका थिकनेस कितना होता है, इसका थिकनेस ऑलमोस्ट एक एटम जितना होता है। तो मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है वो एटम के मिड पे किसी के ऊपर स्ट्राइक हुआ। अभी पूरा का पूरा एटम अगर डेंसर होता, पूरा का पूरा एटम अगर थिक होता, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल रिटर्न आते, बट बहुत सारे पास हुए। दैट मीन्स एटम क्या है, एटम इज अ वैकेंट स्पेस इनडायरेक्टली, जिसके सेंटर में एक बहुत ही ज्यादा डेंस सब्सटेंस है जिसको रुदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस। तो एटम मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्यूम ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को वो अलाउ कर रहा है, बाबा जा मेरे से पास हो। बट सेंटर में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज वेरी हाईली डेंस एंड साइज में बहुत छोटा है एटम से। तो रुदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन स्टडी करेंगे हम लोग। एंड वो कंक्लूजन होने के बाद ये जेई लेवल के कुछ कंसेप्ट है, जेई एंड नीट लेवल के, टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा। वी विल नाउ स्टडी सम ऑब्जर्वेशन। पहले रुदरफोर्ड को प्रॉपरली समझते हैं, देन वी विल मूव ऑन। क्या क्या नोटिस किया, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास अनस्कैटर्ड और अनडिविएटेड, ये भी बताया आपको। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला, देयर इज समथिंग हाईली डेंस एट द सेंटर ऑफ एटम, इट इज अवर न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 raised to minus 15 meter noted, where size of the atom is 10 raised to minus 10 meter। ये इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैक्यूम है, दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड दैट न्यूक्लियस इज 10 raised to 5 times स्मॉलर देन एटम। न्यूक्लियस का साइज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। कैसे पॉसिबल है ये 1 लाख टाइम्स? अरे 1 लाख मतलब समझते हो, एक एग्जांपल देता हूं आपको। फुटबॉल ग्राउंड पता होगा कितना बड़ा होता है। अभी उस फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, मतलब फुटबॉल ग्राउंड इंक्लूडिंग द क्राउड सिटिंग एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक एरिया ओवर हियर, छोटू सा एरिया वगैरह, ऐसा नहीं, मैं पूरा क्राउड व्यूड कंसिडर कर रहा हूं। अभी उस पर्टिकुलर फुटबॉल ग्राउंड पे एक छोटा सा फुटबॉल एट द सेंटर क्रिएट कंसिडर करो। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो विजुअलाइजेशन है, ये इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। भले ही वो छोटा हो, बट स्टिल इट इज वाइडली डेंस। तो ही कंक्लूडेड दैट 99.99% ऑफ द मास इज इनसाइड न्यूक्लियस। तो जो भी टोटल एटम का मास होगा, तो उसका 99.99% न्यूक्लियस ने रखा हुआ है। बचा हुआ जो डेटॉल, जैसे कैसे डेटॉल 99.99% मारता है, बचे हुआ 0.01% जम बच जाता है, उसी तरह से जो बचा हुआ मास होता है, दैट पर्टिकुलर मास इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना, उनका मास में वो 0.01%। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, इलेक्ट्रॉन कितने लाइट वेट है, वेयरएज न्यूक्लियस कितना डेंस है। ओके, नाउ एज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस which is highly dense, it is difficult to remove protons than electrons। ये important conclusion है उसका। देखो अब आपने ना केमिस्ट्री में भी आयोनाइजेशन सुना होगा, या फिर बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जा रहे हैं। इट इज पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट मच बाउंड, वेयर इफ यू वांट टू रिमूव द प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इट इज वेरी वेरी डेंस, एंड दैट इज वाई प्रोटॉन का बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है रे, ये समझो। ओके, अभी डिफिकल्टी क्या हुई रुदरफोर्ड, क्योंकि मैंने बोला ऐसा एक भी साइंटिस्ट नहीं है जिसने एग्जैक्टली एक्यूरेट रिजल्ट दिए। हर साइंटिस्ट के रिजल्ट्स में, हर साइंटिस्ट के कंक्लूजन में फ्लॉज थे। तो रुदरफोर्ड फ्लॉज फाइंड आउट करते हैं, बट बिफोर दैट एज ए प्रॉमिस लेट्स स्टडी अबाउट जेईई का दैट कंसेप्ट। ओके, क्या अंडरस्टैंड करना है, दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस। जस्ट आपके जीके के लिए, या फिर आपको मालूम होगा गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 79 है, दैट मीन्स उसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो उसमें से एक प्रोटॉन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोटॉन नहीं, बट उसके ऊपर चार्ज है प्लस प्लस प्लस, ऐसा इसके ऊपर 79 प्लस चार्ज होगा। अभी जब भी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आने की कोशिश करता है एकदम स्ट्रेट अवे, तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता है हीलियम 2+ आयन। क्या होता है वो हम लोग बाद में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा शॉर्ट में याद रखो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाउ वी स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट पॉजिटिव चार्ज
ऑलवेज रिपेल इच अदर, दो पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हुआ 1 in 8000 पार्टिकल के रिलेटेड। बाकी के पार्टिकल्स का क्या होता है, तो जब पार्टिकल्स ये जाता है अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऊपर से, तो ना इधर आने के बाद जो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, रिपल्जन करता है। तो जैसे ये रिपल्जन करता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये डिविएट होगा एट सर्टेन एंगल। तो मतलब एक एंगल पे डिविएट होता है, इसीलिए आपको देखो ये ऐसा मिलता है। अभी समझा ये क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये जो डिस्टेंस है ना b बिटवीन द मिड लाइन मतलब ये सेंटर वाला मिड लाइन एंड अल्फा पार्टिकल का पाथ बिफोर डिफ्लेक्शन इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका फॉर्मूला है जिसके ऊपर जेई में सम्स आ चुके हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत रेयरली आ चुका है एक आधा सम, बट आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं। नीट में नहीं आते क्वेश्चन इसके ऊपर, बट फिर भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, इसीलिए बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद अगर आपने इस मिड वाले अल्फा पार्टिकल को देखा तो वो अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा क्लोज मतलब यहां पर आता है, बराबर। सो उसने कितना क्लोजेस्ट अप्रोच किया, तो दिस पॉइंट एंड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो दो टर्म्स आपने यहां पे सीखी, वन इज इम्पैक्ट पैरामीटर, द अनदर इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दो स्टूडेंट्स that are interested in boards only or CET only, they don't have to study this particular part. Okay, next let's move on with the difficulties with Rutherford world. तो Rutherford ने एक्सपेरिमेंट तो दे दिया, बट उसमें फॉल्ट क्या था। मैक्सवेल नाम का एक बंदा था, ओके, एंड ही इज वेरी फेमस रिनॉन्ड साइंटिस्ट। मैक्सवेल ने ना क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दिया, उसके इक्वेशंस दिए, बहुत सारी चीजें उसने दी है जिसके वजह से प्रॉपरली फिजिक्स डिफाइन होता है। मतलब मैक्सवेल के वजह से फिजिक्स फेमस है, यू कुड से। तो ना मैक्सवेल ने ना कुछ थियरीज दिए थे, उस थियरीज के अकॉर्डिंगली एक थियरी ऐसा था, अगर आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू हैव एक्सेलरेटेड चार्ज, दिस एक्सेलरेटेड चार्ज will eject what we call as electromagnetic radiation। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब अगर सर चार्ज मतलब क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन, मतलब कुछ भी जिसके ऊपर चार्ज है। एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर चार्ज डाला, उसको एक्सेलरेट किया ना, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर वो एक्सेलरेशन होगा उसके पास, तो वो अपने पाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते जाएगा। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते जाएगा, ही विल स्टार्ट लूजिंग इट्स ओन एनर्जी। तो वो अपना खुद का एनर्जी लूज करना चालू करता है। वो जैसे अपने खुद का एनर्जी लूज करना चालू करेगा, वो स्लो हो जाएगा या फिर वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अभी देखो आगे क्या होता है। तो उसने ना बोला, मतलब और ये जो चीज है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इट वाज प्रूवन नॉलेज, मतलब प्रॉपरली प्रूव था। अभी रुदरफोर्ड ने जब मॉडल बताया, उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहे हैं, लाइक घूम रहे ऑर्बिट में। अभी ध्यान से सुन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ओके, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है सिस्टम में, बट still it is performing circular motion, and if it is performing circular motion, there must be one acceleration towards the center and it is known as centripetal acceleration। ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्टिंग है तो दैट मीन्स ये हुआ आपका चार्ज, और चार्ज एक्सेलरेटेड है कि नहीं। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करना चाहिए, एंड अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा तो क्या होता है पता है, it actually starts to wander off from its orbit। तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ता है, और ये ऑर्बिट को छोड़ के क्लोज आके गोल गोल घूमता है, एंड इवेंचुअली इट कवर स्पाइरल पाथ, एंड स्पाइरल पाथ कवर करने के बाद वो उस न्यूक्लियस में जाके मिक्स हो जाता है। क्यों नहीं हो सकता, इसके पास तो प्लस है, इसके पास तो माइनस है, तो लॉजिकली स्पीकिंग ये तो डायरेक्ट आना चाहिए था, बट चलो डायरेक्ट नहीं आया तो भी स्पाइरल कर करके तो आ सकता है ना।
क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। येट रियल लाइफ में जब रियल एटम की बात होती है तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कैसा ऑर्बिट कवर करता है? इलेक्ट्रॉन कवर्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये तो फालतूगिरी हुआ। मतलब रुदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला था वो मैक्सवेल के थियरी से मैच नहीं हुआ। ये चीज समझ लो पहली चीज। ये डिफिकल्टीज हो गए, ये प्रॉब्लम आ गई, ये फ्लॉज है रुदरफोर्ड की थियरी में। उसके बाद एक और थियरी है रुदरफोर्ड पहले तो ये बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड वाला क्या चीज है, मैक्सवेल के लॉजिक के हिसाब से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट होना चाहिए। अभी पहली बात तो यार तुम लोग ना स्पेक्ट्रम समझो, बहुत सारे लोगों को स्पेक्ट्रम नहीं समझता, तो मैं आपको स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इमेजिन इट दिस वे, दिस इज अ सिंपल हाइड्रोजन एटम, सेंटर में प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही उसका न्यूक्लियस है, सारी चीजें वही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने क्या किया, इसको हीट किया। जैसे मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर बाउंस बैक होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन वोंट स्टे देयर फॉरएवर बिकॉज इट लाइक्स टू स्टे इन द लोअर एनर्जाइज्ड ऑर्बिट। तो वो क्या करता है, वो ऊपर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, उसको नीचे आना है, बट नीचे का ऑर्बिट तो किसी और एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन तो अमीर आदमी हो गया, तो मतलब लाइक वो हो गया बड़ा आदमी। अभी ऑर्बिट क्या बोलता है, हम बड़े लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। ऑर्बिट में रिटर्न आने के लिए उसको कुछ जो एनर्जी उसने गेन किया वो लूज करने की जरूरत है। सो इट लूजेस दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो मतलब वो एनर्जी, मतलब सिर्फ फोटोन नहीं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रेडिएशन है। कभी कभी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, कभी कभी लाइट मतलब फोटोन के फॉर्म में, कभी कभी अलग रेडिएशंस के फॉर्म में। बट यहाँ पे समझो आपने उसको ऐसे एक्साइटेड किया सफिशिएंट कि वो फोटोन के टर्म्स में ही बाहर निकल रहा है। तो जब वो रिटर्न आता है, इट एक्चुअली रिलीजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स। अभी ये फोटॉन्स आप एक स्क्रीन के ऊपर एब्जॉर्ब करते हो या फिर स्क्रीन के ऊपर रिसीव करते हो। जैसे ही आपने स्क्रीन के ऊपर उस फोटॉन्स को रिसीव किया, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ एंड डिपेंडिंग अपॉन द कलर, क्योंकि वेवलेंथ के ऊपर कलर डिपेंड होता है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा। ये वन ऑफ द फेमस पैटर्न शो किया गया है बाल्मर ने। ओके, बाल्मर नाम का एक बंदा था, उसने हाइड्रोजन एटम को लिया था, उसने उसको हीट किया था हाइड्रोजन गैस को, एंड उसको ना स्क्रीन पे ये पैटर्न मिला था। मतलब यहाँ पे पिंक लाइन, यहाँ पे वायलेट लाइन, यहाँ पे ग्रीन एंड जो भी है कलर, डिफरेंट कलर मिले थे उसको। ओके, तो ना उसने मैक्सवेल के लॉजिक के हिसाब से अगर आप जाओगे ना, ये किसको मिला था, ये बाल्मर नाम के बंदे को मिला था। बाल्मर, अपने पास अभी 3 साइंटिस्ट है, एक 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन है। एक तो मैक्सवेल का चल रहा है, एक रुदरफोर्ड है और एक बाल्मर है। तो सीन क्या हुआ कि रुदरफोर्ड के मतलब मैक्सवेल के थियरी के हिसाब से जब ये एटम मूव करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ऐसा डायरेक्टली मूव नहीं करता। वो कैसे मूव करता है, वो कंटिन्यूअस पैटर्न में मूव करता है। कंटिन्यू मींस विदाउट एनी ब्रेकेज इन इट्स ओन पाथ। तो लाइक नॉर्मली ऐसे चल रहा है, एकदम प्रॉपर वे में चलता है, कंटिन्यू चलता है। तो ना मैक्सवेल का लॉजिक अगर आप देखोगे ना, तो आपको जो पैटर्न मिलना चाहिए था ना, वो पैटर्न कुछ इस तरह से मिलना चाहिए था। मतलब मैं आपको शो करके बताता हूँ। तो अगर समझो आपको यहाँ पे ग्रीन रेडिएशन मिल रहा है बराबर, या फिर आपको यहाँ पे समझो ग्रीन लाइट मिल रहा है, तो आपको ना कंटिन्यूअस ग्रीन के शेड्स मिलने चाहिए थे। मतलब आपको कुछ इस तरह से मिलना चाहिए था, ऐसे। अभी ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रहा है, तो मैं बाजू में ही नया डायग्राम क्रिएट करता हूँ आपके लिए। तो ना अगर समझो आपको एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ पे, मतलब समझो आपको ग्रीन कलर मिल रहा है यहाँ पे, ओके, ग्रीन कलर का लाइन। तो ना आपको वही ग्रीन कलर कंटिन्यूएशन में मिलता है, ऐसे ऐसे शेड में मिलना चाहिए था। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, जब मैक्सवेल का थियरी वर्क करेगा। बट इन रियल लाइफ में हम लोगों ने नोटिस किया, बाल्मर ने नोटिस किया कि वी एक्चुअली गेट सम रैंडम कलर, और वो भी बीच बीच में। मतलब ग्रीन का एक पट्टी मिलेगा, उसका शेड भी नहीं मिलेगा, खत्म। रेड का बीच में रैंडम मिलेगा, फिर इसका रैंडम। अरे ये क्या फालतूगिरी हो रहा है। मतलब व्हाई आर वी गेटिंग रैंडम स्पेक्ट्रम ओवर हियर रादर देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रुदरफोर्ड वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। बंदे को समझ ही नहीं रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करूं यार। ओके, ये जो मिस्ट्रीज है वो एक बंदे ने सॉल्व की, जिसका नाम था बोर।
क्या नाम था उसका? बोर, नील बोर, बहुत सुना होगा उसके बारे में, बहुत बड़ा बंदा था। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, ऐसे ही अनकवर करते रहेंगे और मिस्ट्रीज एटम के रिलेटेड।